मुख्तलिफ अज़ला के अपने अपने ट्रेंड्स होते हैं, उस पे ना जाते हुए मैं बहुत ही पुरुम्मीद हूँ और ख़ुशी का मुकाम है कि बहुत हैवी पोलिंग हुई, लेकिन जहाँ तक पोलिंग का मूड जो है वो अलायंस के हक़ में रहा। फ़र्स्ट 2 फेजेस में भी मैं कल जम्मू से वापस आया, ये यहाँ का अपना इलेक्शन ख़त्म होने के इमीडिएटली बाद में जम्मू गया था। वहाँ पे भी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में मैं घूमा, वहाँ कैंपेनिंग की, रोड शोज़ हुए, तो एक अंडर करंट हमने देखी वहाँ पे अलायंस के हक़ में, और ख़ास तौर से जम्मू में क्योंकि कांग्रेस ही ज़्यादा जगहों पे कंटेस्ट कर रही है, तो कांग्रेस के हक़ में हमने अंडर करंट देखी, जिसका कल हमें सबूत मिला कि जो ये परसेंटेज बढ़ी है वो एक न कि सिर्फ इसको डायरेक्टली कहेंगे कि कांग्रेस के हक़ में थी, बल्कि ये बीजेपी के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड थी जो हाई परसेंटेज वहाँ पे वोटिंग की हुई। आपको लगता है इस बार ज़बरदस्त टफ कंपटीशन भी रहा है? देखिए, हर इलेक्शन कंपटीशन होता है, हर इलेक्शन टफ होता है, इसमें कोई यार्ड स्टिक नहीं है टफनेस का कि कब टफ है कब नहीं है टफ। तो इलेक्शन इज़ ऑलवेज काइंड ऑफ a battle between the philosophies, between the agendas। तो मेरा मानना है कि सियासत जो है ये बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है, तो जब जब इलेक्शन होते हैं तब तक बैटल ऑफ आइडियाज़ होता है। सर, लोगों ने अक्सर बढ़ चढ़ के हर एक कैंडिडेट को वोट दिए हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखा जाए बिजली पानी सड़क का मुतालबा ज़्यादा रहता है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गमो गुस्सा है। लेकिन जो बिल्स है, बिल के ऊपर थोड़ा हवाला बताइए सर। देखिए, ये तो सिर्फ एक बिल की बात नहीं है। आप अगर बिजली के बिल की बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं आप, बिजली के बिल की ना, तो ये बिजली का बिल ही नहीं है जिसका गुस्सा है। यहाँ पे कभी प्रॉपर्टी टैक्स का एक ये सर के ऊपर तलवार लटकाई जाती है, कभी बुलडोज़र का है, कभी अभी यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिटी के नाम पे किस तरीके से इस पूरी सिटी को जो है अनस्मार्ट कर दिया गया है। लोगों के बजाय ये कि वो फैसिलिटेट करते कि एक फ्री मूवमेंट हो, ऐसा उन्होंने उस अनस्मार्ट सिटी को बना दिया कि लोगों की अब रोज़ बरोज़ आप देखते हैं किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जैमिंग होती है। तो आई थिंक डेवलपमेंट को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया है यहाँ के लोगों को परेशान करने के लिए, डेवलपमेंट को भी उन्होंने यूटिलाइज़ किया है यहाँ पे ऐसे इश्यूज़ खड़े करने के कि यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा तंग आए। तो लोग इस सब बातों को समझते हैं और उसी के ख़िलाफ़ जो है अभी तक उन्होंने वोट दिया। जो भी सीएम होगा, लोगों की उम्मीद उन पर बहुत ज़्यादा रहेगी, बेरोजगारी है, तो इस हवाले से जो एमएलए बनेंगे तो वो सबसे पहले लोगों की क्या क्या काम? देखिए, ये तो एक बहुत ही चैलेंजिंग असेंबली होगी, चैलेंजेस का सामना करने वाली, और उसमें हर एक एमएलए जो बन के आएंगे, चुन के आएंगे, ख़ास तौर से अलायंस के एमएलएज जो होंगे, उनके वास्ते बहुत ही चैलेंजेस है। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे वास्ते रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है, और उसके साथ साथ हमारे वो इख्तियारात जो हमारे छीने गए, जैसे राइट टू लैंड है, राइट टू जॉब्स है, तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल हमारा एक प्रायोरिटी रहेगी। बाकी जहाँ तक हमारी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अलावा हमारी प्रायोरिटी यहाँ के नौजवानों की जो बेरोज़गारी है उसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि बेरोज़गारी की वजह से यहाँ पे जो ड्रग मैनेस फैला हुआ है, इट इज़ इंटरकनेक्टेड। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता कि नौजवानों में ये एक नई रविश ख़ुद से पैदा हुई है। नो, मेरा मानना है कि ये इंटरकनेक्टेड है, ये उस बेरोज़गारी का नतीजा है जो बेरोज़गारी यहाँ पे थोपी गई यहाँ के नौजवान को इस ड्रग के रूट पे जाने के लिए। तो बहुत ही चैलेंजेस हैं हमारे सामने। इसमें ये बात है जो रास्ता गांधी जी ने हमें दिखाया है, अदम तशद्दुद, अदम मसावत, और जिस रास्ते पर वो चला उसमें यही एक सबक मिलता है कि तशद्दुद से कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो आज के दौर में जो हम देख रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, जो ये इसराइल और ये लेबनान वगैरह जो लड़ाई दुनिया में चल रही है, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि गांधी जी के रास्ते पे चलना है, अदम तशद्दुद नहीं करना है। बातचीत से सब मसले हल हो सकते हैं, आपस में बैठ के, यही उसका एक रास्ता था। उसने ये 100 साल से ज़्यादा पहले ये बात बताई है। आज दुनिया उसके नक्श कदम पर चल रही है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं
कि हम एक टेबल पर बैठ जाए और दुनिया के मसले हल हो जाएंगे ताकि पीस हो जाए। जी मेरे कहने जी जो जी। उनका रहन सहन है, जो आज के नेता है, गांधी जी एक फ़कीर आदमी था, एक धोती, एक डंडा और दूध का गिलास पीते थे। आज के दौर में जिन लीडरों को हम देखते हैं उनकी पहले फेंसिंग होती है, वो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं। तो गांधी जी को उन्होंने सिर्फ दीवारों पे लटका के रखा है और उसको देश का बापू कहते हैं। उसके रास्ते पर चलना बहुत ही कठिन है इस वक्त, लेकिन जो उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी थ्योरी को फॉलो करते हैं, वो लोग बराबर करते हैं। तब दुनिया बदल गई है, तब गुर्बत थी हिंदुस्तान में, आज दूसरी पोजीशन है, इसलिए ये वक्त के साथ बदलता रहता है। तो हम गांधी फ़लसफ़े को आगे बढ़ाने के लिए हम भी गांधी जी के फॉलोवर हैं। उसका जो अदम तशद्दुद का पैगाम है, हम भी लोगों को वो दर्ज देते हैं कि हम लड़ाई वाले नहीं हैं, हम अमन वाले हैं, हम उसके देश की रक्षा करने वाले हैं, अपने देश की आज़ादी की रक्षा करने वालों में से है। तो ऐसे बहुत से आदमी होंगे, ऐसे बहुत से पार्टीज़ होंगे, क्योंकि कांग्रेस में ये एक वरासत है, क्योंकि ये कांग्रेस प्लेटफार्म से था, तो इस वजह से कांग्रेस उसको ज़्यादा ही फॉलो करती है। साहब अब अभी हम ये चल रहे हैं नॉर्थ कश्मीर में, जी जी सजाद लोग ने बाकी हैं, तो कांग्रेस भी मैदान में है। जी। तो क्या लगता है आपको, कांग्रेस कितनी सीटों पे कब्जा कर सकते हैं? कंपटीशन तो काफ़ी बहुत सारा है। इसमें हम सिर्फ यही एक बात कह सकते हैं कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition है, जो इंडिया अलायंस है, वो आगे जा रही है। आने वाले दिनों में अभी सिर्फ 8 तारीख तक हमें इंतज़ार करना है, रिज़ल्ट सबके सामने आ जाएगा। हुकूमत इंशाल्लाह अलायंस की ही बनेगी, हम यही तवक्को करते हैं। लोगों ने वोट किया होगा, क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम्स थे और लोगों को पता है कि अगर हमें बचाएगी वो तो हमें कांग्रेस ही बचा सकती है, पूरे देश को तो कश्मीर की बात ही नहीं है। तो फिर हमारे लीडर राहुल जी ने ये बात फरमाई थी कि अगर हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा, जो हमारे साथ ये नारवा सलूक बीजेपी सरकार ने रवा रखा है, तो हम इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। हम उस राहुल जी के प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। तो जो देखते हुए आपको क्या लग रहा है, इस बार जो इलेक्शन रिजल्ट होगा वो कांग्रेस के हाथ में नहीं, होगा? सही किस बारे में वो कमज़ोर रहा है? कांग्रेस अगर कमज़ोर रहा है, कहाँ पे कमज़ोर रहा है? हमने 12.5 लाख से ऊपर वोट लिए हैं, कुछ ही अंतर रहा है। सीटें तो हम हारे, लेकिन 12.5 लाख वोट भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है। इसमें ये दो राय नहीं है कि लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया, हार जीत तो बाद में होती ही रहती है। सर, अगर कांग्रेस या एनसी कोalition में जीत जाती है, सरकार बनाती है, जी। तो बेरोजगारी को कितना देखेगी और जो नौजवान हैं इनको किस हिसाब से देखेगी? हमारे राहुल जी ने ये फरमाया हम 1 लाख लोगों को अपॉइंट करेंगे, तो ये उसका वादा है। जब हम सरकार में आएंगे पहला काम तो यही होगा। इसके साथ और 4 पॉइंट्स प्रोग्राम है, राशन है, इसके साथ बिजली बिल्स है, इसके साथ जिस बिजली बिल ने यहाँ अफरा तफरी मचाई है, सब लोगों को, सब घर वाले परेशान हैं इस बिजली के बिल से। और इसमें राशन स्केल भी है, जो 5 किलो राशन हम लेते हैं तो उसको 15 किलो करेंगे। इसमें हेल्थ जो 5 लाख हेल्थ कार्ड है वो 25 लाख का हो जाएगा। ये हमारे राहुल जी ने फरमाया है। तो जब सरकार बनेगी तो इन चीज़ों पे काम होगा, इमीडिएटली होगा। हम पीर फकीर है कि हम बता सकते हैं, लेकिन जो हवा चल रही है वो हमारे ही हक में, अलायंस के हक में ही चल रही है। और लोग भी चाहते हैं कि हम इस मुसीबत से आज़ाद हो जाए और बीजेपी को दूर रखे। उनको भी हार का सामना देखना पड़ा। देखिए, इलेक्शन में हार और जीत तो होती है। इंदिरा जी ने भी इलेक्शन हारा था, तो इलेक्शन में गई थी, वे दूसरी बात है। हार और जीत ये तो होती ही रहती है, लेकिन मैदान में तो जाना ही पड़ता है। अब ये ठेका नहीं है कि हम जीतने के लिए तो सब उम्मीदवार जाते हैं, लेकिन जीतेगा एक ही। कांग्रेस सबसे ऊपर है। ये नैरेटिव ये फैला रहे हैं कि वहाँ बीजेपी सबसे आगे है, ये बात गलत है। लोगों ने हमारे हक में वोट दिया है। वहाँ के डोगरों ने समझ लिया कि बीजेपी वालों ने कितनी तबाही मचाई, उनके साथ भी मजाक हुआ है। जो उनने वादे किए थे तो वो कहाँ पर सराब साबित हुए हैं। और जो कश्मीर में वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? G20 हुआ, वो कहाँ पर है?
उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सिर्फ बातों से वो राज़ी करते हैं, खुश करते हैं लोगों को, हमने ये किया, हमने वो किया है। हम सवाल करना चाहते हैं जो यहाँ डेलीवेजेस थे, इन 10 सालों में उनके बारे में कुछ नहीं सोचा गया, उनको परमिट क्यों नहीं किया गया, कोई पॉलिसी क्यों नहीं तरतीब दी गई, या जिस तरह स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में 200-300 यूनिट्स फ्री है तो यहाँ दूसरी पॉलिसी क्यों है? हम ये बीजेपी से पूछना चाहते हैं। और भी बहुत से विषय है, और भी बहुत से मसले हैं। बेरोज़गारी का मसला है, कितने लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया है, बल्कि उनने बेरोज़गारी बढ़ाई है, वो लोगों को नौकरी से निकालते ही रहते हैं। आए दिन अब हम देख ही रहते हैं ये बात, और लोग इस पे नाराज़ है। हमारी पॉलिसी वो नहीं थी। पहले कोर्ट फिर किसके लिए है, जस्ट किसके लिए है, उसका भी मौका नहीं है। लोगों को कोर्ट में भी नहीं जाने देते हैं। ऐसे ही फरमान आता है कि हमने निकाल दिया, निकाल दिया। लॉयर भी थे, तो वो एक ट्रेन में सफर कर रहे थे, उसको साउथ अफ्रीका से और दूसरी जगह जाना था, गुजरात से आगे। तो उन्होंने जब वो फर्स्ट टायर की एसी उन्होंने बुक की, टिकट की, लेकिन पूरे हमारी और मुझे लगता है जो योगदान है सत्याग्रह को लेकर उन्होंने जो हमेशा बिल्कुल जो अगर कहते कहेंगे बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लिए जो उन्होंने कुर्बानी की, वो कहीं मुझे लगता है कहीं नहीं बुला पाएंगे। उनको बाबू के सामने जाते फादर नेशन के नाम पर बाइट दो बाइट। सेकुलर जो ये मशहूर है ज़्यादा। सेकुलर ठेला ये इतना ही है। और गांधी जी के आइडियोलॉजी, अगर आज हम जम्मू कश्मीर में उसमें सेकुलरिज्म था, उसमें कहीं भी क्रिमिनल चीज नहीं थी, वो हमेशा सेकुलर लोगों को अपने साथ रखते थे, उनके लिए लड़ते थे। तो मैं यहाँ पे ज्यादा न कहते हुए कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे तिरंगा लीडर हैं। वो कहेंगे आज एक बार फिर उनको अपने महिला कांग्रेस की तरफ से खराज अकीदत पेश करती हूँ। बाकी भी हमारे शुक्रिया शबीमा जी। अब मैं वाइस प्रेसिडेंट जम्मू प्रदेश कांग्रेस के मुंडू साहब को वो भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर जनाब तारिक हमीद करा साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट पीरजादा सईद साहब और मोंगा साहब, अनवर भट्ट साहब और बाकी जितने भी बैठे हुए हैं, बेतू इसराइली जनरल सेक्रेटरी साहिबान और